नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने किया हल्द्वानी का दौरा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की देखी तैयारियां। खेल विभाग के अधिकारियों से की बातचीत। तय समय पर सभी कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में कल 38वें राष्ट्रीय खेलों का होगा समापन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक शहर का बदला रहेगा रूट। कानपुर विधायक उमेश कुमार पर केस दर्ज। सोशल मीडिया पर हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र को धमकी देने का आरोप। भगवानपुर में समर्थकों को परेशान करने की दी चेतावनी। उत्तराखंड में देहरादून बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख तय। 24 को होगी वोटिंग, 25 को होगी मतगणना। उपाध्यक्ष पद के लिए 12 लोगों के नामांकन। उत्तराखंड में वनाग्नि नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन का संयुक्त अभ्यास। राज्य में 6 जिलों के 16 स्थानों पर ड्रिल जारी। और डोईवाला में गन्ना सेंटर। नागल बुलंदा में गन्ना उठान नहीं होने से किसान नाराज। समय पर मिल में गन्ना सप्लाई नहीं होने से खराब हो रही है। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। रुड़की से अहम खबर है, जहां कानपुर विधायक उमेश कुमार पर केस दर्ज किया गया है। उमेश कुमार पर एसएसपी को धमकी देने का आरोप है। सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल को दी थी धमकी। उमेश कुमार ने एसएसपी को कथित रूप से धमकी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में उमेश कुमार ने दी थी धमकी। भगवानपुर में की गई कार्रवाई को बताया था गलत। चेतावनी दी थी कि समर्थकों को परेशान न किया जाए। पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई। तो सोशल मीडिया में उमेश कुमार ने धमकी दी थी। भगवानपुर में की गई कार्रवाई को बताया था गलत। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चेतावनी दी थी कि समर्थकों को परेशान न किया जाए। तो विधायक उमेश कुमार पर केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उमेश कुमार ने धमकी दी थी। भगवानपुर में की गई कार्रवाई को बताया था गलत। चेतावनी दी थी कि समर्थकों को परेशान न किया जाए। तो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड सचिवालय में एक दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन 20,000 बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एक और जहां राज्य कर्ज के दलदल में है, वहीं धामी सरकार ने माननीयों को खुश करने के लिए यह निर्णय लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 31 अहम प्रस्ताव पारित किए गए। 13 जनपदों के छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में पर्यटन, खनन और शराब के अलावा कोई राजस्व कमाने वाले बड़े संसाधन नहीं है। हर वित्तीय वर्ष में सरकार भी नए नए कर्ज लेकर योजनाओं को पूरा कर रही है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व विधायकों को अब प्रतिमाह 60,000 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और जन मुद्दे दरकिनार करने का आरोप भी लगा रही है और नेताओं को रेवड़ियां बांटने की बात कह रही है। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है और सरकार ऐसे रेवड़ियां बांट रही है, आरोप लग रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य में सरकार की ओर से माननीयों और पूर्व माननीयों को समय समय पर अपने वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाती रही है। इस बार फिर से पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। इस बार धामी कैबिनेट की बैठक में पूर्व विधायकों के वेतन के साथ ही ईंधन भत्ते को बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। इससे पहले इस मद में विधायकों को 22,500 रुपए मिलते थे। वहीं अब निर्वाचित होने वाले विधायकों को 25,000 रुपए तक का फोन भी दिया जाएगा। अभी तक इस मद में विधायकों को 8,000 रुपए तक दिए जाते थे। वहीं लेखन सामग्री के लिए विधायकों को 20,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कहीं न कहीं सरकार में निर्वाचित होकर आए प्रतिनिधि और पूर्व में निर्वाचित माननीयों की सरकार ने बल्ले बल्ले कर दी है। इससे कहीं न कहीं राज्य के खजाने पर बोझ पड़ेगा। भाजपा इसे पुराना मामला बता रही है और कैबिनेट से पास होने की बात कह रही है। साथ ही प्रदेश की आर्थिकी में सुधार होने की बात कही जा रही है और प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की बात भाजपा कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एक और सरकार कर्ज लेकर काम चला रही, वहीं विधायकों और पूर्व विधायकों के पेंशन भत्तों में बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश लगातार कर्ज के दलदल में जा रहा है। कोई भी बच्चा पैदा होने से पहले ही
30-45 हजार रुपए का कर्जदार हो रहा है, जबकि प्रति व्यक्ति ये कर्ज इससे भी अधिक है। ये एक प्रक्रिया थी और काफ़ी पहले ये कह दिया गया था कि जो विधायकों की है उनकी जो बहुत लंबे समय से जो ये मांग थी, उसके आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कैबिनेट में लाया गया और बाकायदा कैबिनेट में इसको पास किया गया। तो ये तो बहुत पहले का बहुत पुराना मामला है। और जहाँ तक प्रदेश की बात है, देखिए हर स्तर पर करीब 20,000 युवाओं को जहाँ रोजगार मिल चुका है, वहाँ अभी अन्य बहुत सारी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। जो हमारा 7th पे कमीशन है वो लागू किया जा चुका है और अन्य हमने अगर 1 रैंक 1 पेंशन की अगर हमने बात की है तो हमने पूरे भारतीय जनता पार्टी हमारी जब सत्ता में आई है, हमने कहा था हमने वो किया है। सारे वायदे हमने जो जनता के बीच में किए थे, उन वायदों को हम पूरा कर। पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूँ, प्रदेश की तरफ एक बार नजर घुमा कर तो देखिए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आपको पड़ी है सिर्फ और सिर्फ पूर्व विधायकों और विधायकों के मुंह को बंद रखने के लिए किसी न किसी तरह से उनके मुंह के आगे गाजर लटकाने की। लेकिन यहाँ प्रदेश कर्ज में डूबता जा रहा है। हर महीने आपको तनख्वाह देने के लिए तक बाजार से उधार लेना पड़ रहा है। बच्चा पैदा होने से पहले 45,000 के कर्ज में डूब जा रहा है उत्तराखंड का। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को इस कगार पर क्यों लाने का काम कर रहे हैं, जहां हम सेल्फ सस्टेनेबल ना बन पाए और बाकी चीजों को जिनको प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए था वो आपने दरकिनार करी हुई हैं। और लगातार रिझाने के लिए, लुभाने के लिए या अपनी तरफ पलटाने के लिए लोगों को जो अपीजमेंट पॉलिसी आपने अपना रखी है वो निश्चित रूप से राज्य हित में नहीं है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के 13 जनपदों में 70 विधानसभा और 5 लोकसभा क्षेत्र हर 5 साल बाद चुनाव के बाद विधायक विधानसभा पहुंचते हैं। अपने जन्म के साथ ही प्रदेश योजनाओं और कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए कर्ज लेकर काम चला रहा है। अब पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी से राज्य पर और कर्ज बोझ पड़ने वाला है। विपक्ष जन मुद्दों पर निर्णय लेने की बजाय नेताओं को रेवड़ियां बांटने का आरोप सरकार पर लगा रहा है। उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई के साथ ही तमाम जन मुद्दों पर सरकार कोई ठोस फैसला नहीं ले रही है। उत्तराखंड के आम नागरिक कहीं न कहीं इस फैसले से बढ़ने वाले बोझ को आम नागरिकों से अप्रत्यक्ष रूप से वसूले जाने की बात कह रहे हैं। आम लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और पूर्व विधायकों को सरकार रेवड़ियां बांट रही है। माननीयों के पेंशन भत्ते बढ़ाने की बजाय आम लोगों को रेवड़ियां बांट रही है। डूबे हुए राज्य में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि खर्चों में कटौती के लिए इस तरीके की खर्चों की समीक्षा होगी, लेकिन इनको कटौती करने के बजाय सरकार ने और बढ़ा दिया है। आप ये लगा लीजिए कि पेट्रोल के दाम तो लंबे समय से बढ़े नहीं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में भी जो है पूर्व विधायकों को बढ़ोतरी की है। दूसरा, अब मोबाइल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि 200-300 रुपये के मोबाइल में जो है आप पूरा 2 GB डाटा पूरा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि विधायकों के मोबाइल के बिलों के रूप में उनको कितनी भारी भरकम धनराशि दी जाती है। और हम लोग तो सरकार से ये मांग करेंगे कि विधायकों के लिए जो विधायक निधि है ये सबसे पहले बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं प्लान में नहीं होती कि कौन सी जगह क्या खर्चा करना चाहिए। विधायकों की जो भारी भरकम तनख्वाहें हैं, जो रोज़ इनके भत्तों में बढ़ोतरी हो रही है, तनख्वाहों में बढ़ोतरी हो रही है, इन सब चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए। जब आप ग्राम प्रधान को तनख्वाह नहीं देते हो, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को तनख्वाह नहीं देते, तो विधायकों को ऐसे कौन सा काम विधायक अलग से कर देते हैं कि जिनको इतनी तनख्वाहों की जरूरत होती है। आप देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, प्रदेश पे कर्जा दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है अभी तक जा रहा है। पर इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि विधायकों की पेंशन है, विधायक अपने लिए लड़ रहे हैं। विधायकों को हमारे लिए लड़ना चाहिए था कि जब वो सत्ता में थे तब नहीं लड़े, पर कुछ तो उन्होंने हमारे लिए भी सोचना चाहिए, हमारे लिए लड़े, जनता के लिए लड़ना चाहिए। वो आप देख रहे हैं अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी देखिए हाल ही में उन्होंने लड़ाई इस कदर लड़ी, उन्होंने हमारे लिए ना लड़ाई करके अब उन्होंने अपनी लड़ाई इतनी अच्छे से लड़ी है कि आप देखिए कि उनकी पेंशन बढ़ चुकी है। अब पूर्व विधायकों की जो है पेंशन बढ़ती जा रही है। पर ये तो देखते हैं ये बर्डन जो पड़ेगा ये घूम फिर के कहीं ना कहीं अब प्रदेशवासियों पर ही पड़ेगा। जिस तरह देख रहे हैं आप टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज बढ़ रहे हैं। ये जो विधायकों की जो तनख्वाह बढ़ रही है पूर्व विधायकों की, कहाँ से वसूली जाएगी? ये आम जनता से ही तो वसूली जाएगी। बताया जा रहा है कि जो पूर्व विधायक हैं, जो रिटायर विधायक हैं, उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है। तो ये पेंशन बढ़ा दी गई है और जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे बेरोजगारी छाई हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए आप, ये मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी देख लीजिए, इस पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए ऊपर जरूर ध्यान दिया जा रहा है
जो पूर्व विधायक है उनकी पेंशन बढ़ा दी जा रही है। तो जो पेंशन बढ़ाई जाइए वो कहाँ से पेंशन आएगी तो आम जनता के द्वारा ना। तो पहले उनके बारे में सोचिए, ना कि उनके बारे में सोचिए जो खा के बैठे हुए हैं। जैसे उत्तराखंड के गठन से पहले ही इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना थी, लेकिन स्थानीय नेताओं ने अलग पहाड़ी प्रदेश बनाकर उसके अनुरूप योजनाएं बनाकर विकास के दावे किए थे। अब प्रदेश 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन फिर भी कर्ज लेकर राज्य की योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। कई योजनाएं ऐसी हैं जो पैसा न होने के कारण अधूरी पड़ी हैं। दूसरी ओर सरकार का ये फैसला राज्य के बढ़ते कर्ज को और बढ़ाएगा। वहीं पूर्व विधायकों की इस फैसले से बल्ले बल्ले हो गई है। एक ओर जहां सरकार कर्ज लेकर करोड़ों रुपए ब्याज दे रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग कई बार बजट खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। देखना होगा कि सरकार माननीयों के लिए गए इस फैसले के बाद होने वाले खर्च को किस तरह मैनेज करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुको रहेंगे अगली अहम खबर का 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की भव्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और खेल के अधिकारियों से बातचीत की और तैयारियों की समीक्षा करते हुए तय समय पर सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल ऐतिहासिक हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य के खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, इसलिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ऐतिहासिक शुरुआत की तरह ऐतिहासिक समापन करते हुए राज्य के खिलाड़ियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी। समापन समारोह की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर की जा रही है और बड़ा बहुत ही उत्साहपूर्ण एक माहौल है और पूरे राज्य के अंदर ये 38वें राष्ट्रीय खेल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से शुभारंभ हुए उसका, और उस दिन से लेकर 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं हमारी आयोजित की गई। आज भी कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी चलेंगे और कल बहुत ही भव्य समापन समारोह होगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन के मौके पर शहर के चौक चौराहों को सजाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों का समापन हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 14 फरवरी को होने जा रहा है। समापन के मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचेंगे। ऐसे में गृह मंत्री के स्वागत के लिए शहर को सजाया गया है। साथ ही स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रमों का रिहर्सल किया जा रहा है। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कल होने जा रहे नेशनल गेम्स के समापन दिवस के मौके पर होने जा रहे समारोह को लेकर चल रही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया गया है। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कल होने जा रहे नेशनल गेम्स के समापन दिवस की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम हल्द्वानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे, जहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है। जिस समापन को लेकर जिस तैयारियां हैं, मैं आपको तैयारी देख सकते हैं किस तरह से मंच में जो कलाकार हैं, क्योंकि कल यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और जिसको लेकर जो कलाकार हैं उन कलाकारों की यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है और पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौके पे हैं और पुलिस प्रशासन के लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए जगह जगह पे लगाए गए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उच्च अधिकारी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग अब से कुछ ही देर पूर्व यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुँचने वाले हैं और कल के समापन को लेकर कहीं न कहीं वो अधिकारियों से यहाँ पे एक बैठक भी लेंगे और जिसके बाद जो अधिकारी हैं उनकी बातें सुनेंगे और कल के जो कार्यक्रम है, समापन का जो कार्यक्रम है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो समापन है, उसको कहीं न कहीं भव्य रूप देने के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो शुरुआत देहरादून में हुई थी, जिस तरह से वहाँ पे भव्य रूप उस शुरुआत को दिया गया था, उसी शुरुआत को लेकर यहाँ पे समापन भी होना है। अब इस समापन को हल्द्वानी में अमित शाह जी द्वारा यहाँ पे समापन को किया जाएगा और जिस तरह से खेल की भावनाएं लगातार जो बढ़ के निकल के सामने आ रही, जिसको लेकर जो लोग हो, चाहे वो बच्चे हों, उनमें काफ़ी उत्साह है, क्योंकि हल्द्वानी में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हुआ है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखना हो। और कल अमित शाह जी यहाँ पे पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम को समापन यहाँ पे उनके द्वारा किया जाएगा और अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे आती है और किस तरह से इस समापन को किया जाएगा। दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए हल्द्वानी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का लक्सर से। अगली अहम खबर जहां आपको बता दें हैगढ़वाल मंडल के अधिवक्ता एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किए गए कुछ बदलावों से उनका काम प्रभावित हो रहा है। खासकर रजिस्ट्री और मैरिज रजिस्ट्रेशन के कार्य को उप निबंधक से हटाकर विकास विभाग के कर्मचारियों को सौंपा गया है, जिससे वह नाराज है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह निर्णय उनके कार्यों को कठिन बना देगा। उनका दावा है कि यह काम उप निबंधक से ही कराया जाना चाहिए, जिससे उनके कार्यों में कोई विघ्न न हो। दरअसल कुछ इस प्रकार की पॉलिसी हो रही है प्रशासनिक अफसर की कि वकीलों को पब्लिक के और अपने बीच से निकाल दिया जाए। उसके लिए पेपरलेस व्यवस्था जो की जा रही है, हम उसके समर्थन में हैं, परंतु कम से कम एक तो हमारा रोजगार न छीना जाए। दूसरे, कितने इनके कर्मचारी और अफसर हैं जो बिस्ते और बीघे का हिसाब निकाल सकते हैं? 1% भी नहीं होंगे इनमें। केवल एक लेखपाल को छोड़कर कोई बीघे बिस्ते का हिसाब नहीं निकाल सकता। ऐसी स्थिति में जो ये वर्क यहाँ से वसीयत का, मैरिज रजिस्ट्रेशन का या सिविल डीड्स का बाहर ले जा रहे हैं, उससे पब्लिक को भी नुकसान है। क्या है कि हमारे कुछ साथी जो है वो रजिस्ट्री का और मैरिज रजिस्ट्रेशन या अन्य चीजों का काम करते हैं। उन लोगों को क्या है कि काफी जानकारी है इस विषय में, परंतु गैस अफसर जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जिसके कारण गलत तरीके की नीतियां बन रही है। पता अफसरों को कुछ है नहीं। एक तरीके के अफसर राज्य के अंदर ब्यूरोक्रेसी इतनी आ हुई है कि एक अराजकता का माहौल है। इसका एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, हम कई बार आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं। पहले सीएससी सेंटर होते थे, जगह जगह पर आसानी से करा सकता था, फिर इन्होंने बैंकों को दे दी वो व्यवस्था। धीरे धीरे वो क्या कि चुनिंदा लोगों को, ताकि अफसर और इनके जो दलाल है वो बीच में वकीलों को निकाल कर अपनी जो गोटी फिट करना चाह रहे हैं वो यही है। बढ़ेगी अगली अहम खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में वन अग्नि नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राज्य के 6 जिलों में 16 स्थानों पर चल रही मॉक ड्रिल देहरादून, उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा व पौड़ी में वन अग्नि के लिए मॉक अभ्यास किया जा रहा है। देहरादून के उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सभी आपदा प्रभावित क्षेत्र का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। सीएम धामी ने सभी 16 राज्यों के मॉक अभ्यास की जानकारी ली। इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गाड़ियों की ओवर स्पीड से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को अति गंभीर पाते हुए आईजी ट्रैफिक गढ़वाल से 20 फरवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब वाहन ओवर स्पीड में चल रहे हैं तो रोड में क्या ऐसे सेंसर लगाए जा सकते हैं जिसकी सूचना वाहन चालक के परिजनों व संबंधित थाने को मिल सके और थाना उसका चालान कर सके। इस पर अपने सुझाव 20 फरवरी को कोर्ट में दें। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि आए दिन 18 से 25 साल के नौजवान ओवर स्पीडिंग के चक्कर में वाहन चलाने से मौत का कारण बन रहे हैं। आजकल वाहनों में कई तरह के फीचर आ गए हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। वर्तमान में नौजवान स्पोर्ट्स आपको बता दें स्पोर्ट्स मोड पर वाहन चला रहे हैं जिसकी वजह से हादसे का शिकार होना है। स्पोर्ट्स मोड में वाहन चलाने लायक प्रदेश की रोडें उस लायक नहीं है क्योंकि यह पहाड़ी राज्य है। रोडें संकरी व घुमावदार हैं। ऊपर से नौजवान अल्कोहलिक स्थिति में वाहन चला रहे हैं। एक जनहित याचिका हमारे द्वारा ये फाइल की गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उसमें ये लिमिट डिसाइड हो जानी चाहिए। जो नई यूथ है ओवर स्पीड करके हैवी व्हीकल चलाती जो उनके कंट्रोल में नहीं रहती है, तो ऐसे इस संबंधित में एक मामला आई है जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो है 20 तारीख इसमें लगाई है और सरकार से इसमें पक्ष रखने की बात रखी है। आईजी गढ़वाल को भी, आईजी ट्रैफिक साहब को भी उसमें पूछा गया है कि उनका क्या इस पर विचार है या उनका क्या पक्ष है। तो ये इसी मुद्दे को लेकर हम आए हैं कोर्ट में। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस प्रकार हैवी व्हीकल्स हैं जो 2000 सीसी से ऊपर है उसमें एज लिमिट डिसाइड हो जानी चाहिए। जिस प्रकार 2 व्हीलर के लिए 16 से 18 साल के बच्चे के लिए 50 सीसी व्हीकल का प्रावधान है और उसको जब वो 18 हो जाता है तो उसके बाद फिर हैवी व्हीकल्स 2 व्हीलर चला सकता है। उसी प्रकार से 4 व्हीलर्स के लिए भी क्राइटेरिया बन जाना चाहिए कि जो
18 साल का जो बच्चा है जब लाइसेंस गेन करता है तो 1000 सीसी से वो 1200 सीसी की 4 व्हीलर वो चला सकता है, लेकिन हैवी व्हीकल आफ्टर